आज लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे अंतराकाशीय अवकाश क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, निबिड़ संकुलन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और निबिड़ संकुलन में हम 2D निबिड़ संकुलन तक आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। और रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पिछले लेक्चर देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं सबसे पहले अंतराकाशीय अवकाश की, दिन प्रकार, निबिड़ संकुलन और उनके प्रकारों की। तो अंतराकाशीय अवकाश होता क्या है? क्योंकि हमने जितने भी ठोस बोले हैं, सभी ठोस में कोई ना कोई अवयवी कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, चाहे धातु परमाणु हो, कुछ भी हो। तो वो जब धातु परमाणु या कोई भी अवयवी कण जब एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं तो उनके बीच में कोई रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे हम अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 4-5 फुटबॉल अगर आपको दे दूँ और मैं बोलूँ कि इन फुटबॉल को आप पास में जितना हो सके पास में लाके रखो, तो आप फुटबॉल को कितना भी पास में रख लो, उसके बीच में कोई ना कोई गैप रह जाएगा, और वो गैप भी क्या कहलाता है? अंतराकाशीय अवकाश। अब उस गैप के आधार पे हम उसके प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार के अंतराकाशीय अवकाश होते हैं। तो सबसे पहले बात करी मैंने अंतराकाशीय अवकाश की। अंतराकाशीय अवकाश, तो परिभाषा आपने देखी। परिभाषा क्या होती है कि अवयवी कणों को जब भी हम अवयवी कणों को पास लाते हैं तब उनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे ही अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं। अंतराकाशीय अवकाश, या अगर इंग्लिश में बात करूं तो वॉइड कहते हैं। वॉइड कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन आप मन से कैसे भी बनाओ, उससे ज्यादा मैटर नहीं रखता, बस समझ में आनी चाहिए कि होती क्या है। अगर आप अवयवी कणों को पास में लाओगे, जितना हो सके पास में लाओगे, फिर भी अगर उनके बीच में कोई ना कोई गैप बच जाता है तो वो अंतराकाशीय अवकाश कहलाता है। जैसे एग्जांपल, 4 फुटबॉल को अगर आप पास में लाते हो, चारों फुटबॉल एक दूसरे के टच तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच में उनके गैप रह जाता है, जिसमें कम से कम एक छोटी बॉल आ सके, वो गैप क्या कहलाता है? अंतराकाशीय अवकाश। अब अंतराकाशीय अवकाश को मैं 2 प्रकार से डिवाइड करता हूँ। अंतराकाशीय अवकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D और 3D क्या होते हैं? क्योंकि ठोस अक्सर 99% में तो 100% ठोस सारे के सारे क्या होता है? 3D, त्रिविमीय ठोस होता है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, जब हम निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे तो हम 1D, 2D, 3D तीनों प्रकार के संकुलन पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ 2D क्या होते हैं। 2D में 2 प्रकार के हम वॉइड पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय और एक पढ़ेंगे हम वर्ग समतलीय, ट्रायंगुलर और स्क्वायर प्लेनर। तो वो दोनों किस प्रकार से बनते हैं उनको एक बार नजर डाल देते हैं। एक बार डेफिनेशन आप देख लो। ठीक है, तो मैं बात करता हूं 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो वॉइड जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। ठीक है, 2D के अंदर क्या होता है? आपको क्या करना है, एक नंबर 1 है अपना त्रिकोणीय। त्रिकोणीय कब बनती है? जब क्या हो, 3 अवयवी कण एक दूसरे के पास में लाए जाते हैं। तो 2 अवयवी कण एक रो में लिए और एक अवयवी कण ऊपर से आया, तो उन तीनों के मिलने के बाद में भी उनके बीच में कोई ना कोई गैप बच जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई अवयवी कण है 3 के 3, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये तीनों अवयवी कण मिल चुके हैं। आप इन तीनों के सेंटर को मिला दो तो भी इनके बीच में देखो यहाँ पे कोई ना कोई गैप दिखाई दे रहा है, वो गैप भी क्या कहलाता है? वॉइड। और वो वॉइड कौन सी है? ट्रायंगुलर वॉइड, त्रिकोणीय, या फिर मैं ट्रायंगुलर बोल देता हूँ, ट्रायंगुलर वॉइड। तो कोई 3 एटम, मिनिमम 3 एटम जब पास में आते हैं तब क्या बनती है? ट्रायंगुलर वॉइड। सेकंड अगर मैं बात करूं
वो है आपकी वर्ग समतलीय वॉइड, वर्ग समतलीय अंतराकाशी अवकाश या फिर वॉइड बोल देते हैं। इसमें कम से कम 4 एटम चाहिए। कम से कम 4 एटम को अगर आप पास में लेके आते हो, 4 अवयवी कणों को पास में लेके आते हो, तो उनके बीच में भी क्या बच जाता है, रिक्त स्थान, जिसे हम कहते हैं वर्ग समतलीय अंतराकाशी अवकाश। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है और चौथा एटम ये है। चारों एटम मिल रहे हैं, चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चारों के सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो एक वर्ग बन रहा है, इसलिए इसको वर्ग समतलीय कहते हैं। और बीच में ये जो गैप बचता है इसी को क्या कहते हैं, वॉइड। सवाल क्या आता है यहाँ से कि 2D जो वॉइड होती है वो 2 प्रकार से है, त्रिकोणीय और वर्ग समतलीय। सवाल क्या आता है कि त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर जो वॉइड होती है, उस वॉइड में अगर कोई एटम प्रेजेंट होगा तो उस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। क्या बोला मैं, अगर ये ट्रायंगुलर वॉइड है और इसके अंदर अगर कोई एटम लाके मैं फिट कर दूं तो वो एटम कितने एटम को टच करेगा, इन तीनों को करेगा। और जितने एटम को टच करते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या। तो मैं इसकी बात करूं, अगर यहाँ पे कोई ना कोई एटम लाके मैंने फिट कर दिया तो वो इन तीनों को टच करेगा। अतः मैं कहूंगा ट्रायंगुलर वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 3। जितने एटम को टच करे उतनी ही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि वर्ग समतलीय अंतराकाशी अवकाश या वॉइड में यहाँ अगर कोई एटम आ जाता है तो वो इन चारों एटम को टच करेगा, अतः उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। ठीक है, तो ये बात हुई 2D वॉइड की। अब हम बात करते हैं 3D वॉइड क्या होती है। ठीक है, 3D वॉइड कितने प्रकार की होती है। 2D हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड एंड स्क्वायर प्लेनर वॉइड। बात करते हैं 3D की। जो आपकी 3D वॉइड होती है वो मैं 3 टाइप से बताऊंगा आपको यहाँ पे। नंबर 1 है आपकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय या फिर ओक्टाहेड्रल बोल दूं। सेकंड है आपकी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय या फिर मैं बोल दूं टेट्राहेड्रल। और तीसरी होती है आपकी घनीय, घनीय या फिर क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इन तीनों की अगर मैं बात कर लेता हूँ। नंबर 1 है अष्टफलकीय। देखो 3D वॉइड है, 3D वॉइड हमेशा 2D पर डिपेंड होती है। ठीक है, और 2D हमेशा 1D पर डिपेंड होती है। तो 2D पहले मुझे बनानी पड़ेगी। अष्टफलकीय क्या होता है कि अगर मैं वर्ग समतलीय वॉइड, जो 2D में हमने पढ़ी, वर्ग समतलीय वॉइड होती है, 4 एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, बीच में गैप बच रहा था, उन चारों वर्ग समतलीय एटम्स के एक ऊपर एटम ले आऊं और एक नीचे एटम ले आऊं, तो जो बीच में वॉइड बनेगी वो क्या कहलाएगी, अष्टफलकीय वॉइड। एक बार बोर्ड पे देखो, अगर मैं बात करूं ये वाली, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी है, वर्ग समतलीय वॉइड है यहाँ पे। और मैंने क्या किया, एक एटम तो मैं इसके ऊपर ले आया और एक इसके नीचे, जो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं ऊपर वाला एटम तो ऐसे बना रहा हूं यहाँ पे और नीचे वाला एटम यहाँ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये वाली जो वॉइड क्या कहलाएगी, ये वाली वॉइड जो बीच में बनेगी, अब वो क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब सवाल बनता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो आप ही बताओ, अगर यहाँ कोई एटम लाके मैं रखूंगा तो वो 4 तो इनको टच करेगा और एक इसको करेगा और एक इसको, कितने को किया, 6 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी उसकी, 6। नाम पे मत जाना, नाम तो अष्टफलकीय कह रहा है यानी कि 8 हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो रही, 6, ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं चतुष्फलकीय वॉइड की। चतुष्फलकीय क्या होता है, जो हमने 2D के अंदर ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ी है, त्रिकोणीय है, उनके 3 एटम त्रिकोणीय बना रहे और उसके ऊपर या फिर उसके नीचे, या तो ऊपर या फिर नीचे अगर कोई और एटम आके जुड़ जाता है तो क्या, कौन सी वॉइड बनती है, चतुष्फलकीय। क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर ये वाली कंडीशन हो जाए, ये कैसी वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, और इसके कहां आ जाए, ऊपर एक एटम आ जाए, यहां पे कोई एटम आ जाए, मैं चाहूं तो यहां भी बना सकता हूं उसको, या फिर कैसे बना दें हम इसको, ये आपकी ट्रायंगुलर वॉइड है,
ठीक है, इस ट्रायंगुलर वॉइड के कहाँ आ जाए, ऊपर कोई एटम आ जाए, तो यहाँ जो वॉइड बनी है वो वॉइड क्या कहलाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, वो होगी 4, क्योंकि 3 तो ये है, चौथा ये वाला भी तो टच करेगा। ये कैसी वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये वॉइड हो गई। ये वॉइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे तो वहाँ हमें तरह तरह के वर्ड्स देखने को मिलेंगे और सभी वर्ड्स के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, बात करते हैं घनीय की। तो हमने 2D के अंदर जो हमने स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय वॉइड देखी थी, उसी को हम वापस रिपीट करते हैं। जैसे घनीय वॉइड आ जाए तो क्या करना है आपको, ये स्क्वायर प्लेनर बनाओ सबसे पहले। ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड हो गई। ठीक है, अब इस स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक और स्क्वायर प्लेनर वॉइड आके अगर ठहर जाए, कहने का मतलब इसके ऊपर ही मैं अब ये ब्लैक वाली लाइन और बना रहा हूं। ठीक है, ये वाली, तो यहां जो संरचना बनेगी, यहां जो वॉइड बनेगी वो कौन सी होगी, घनीय वाली। इसको अभी एकदम से खोल के बताता हूं कैसे बनती है। ठीक है, तो अगर आप इसको इमेजिन करो तो कैसे होगी, 4 कोई रेड वाले फुटबॉल है, वो 1 2 3 4 4 एटम के सेंटर मिला दो, एक स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इन चारों के ऊपर 4 ब्लैक फुटबॉल मैंने और रख दी जस्ट ऊपर, और उन चारों के ब्लैक के सेंटर भी मैंने मिला दिए, तो एक और वर्ग बन गया, एक वर्ग ऊपर एक वर्ग नीचे, और चारों को आपस में ऐसे मिला दिया। तो जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, क्यूब वाली कहलाएगी, और बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक वॉइड कहलाएगी। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लो, कैसे समझाते हैं इसको। देखो, ये जो रेड वाले एटम है वो मैं यहां बना रहा हूं, 1 2 3 4, ये रेड वाले नीचे है और चारों के सेंटर मैंने मिला दिए, तो एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और मैंने इन चारों के ऊपर क्या रख रखे, 4 ब्लैक एटम रखे हैं, तो इसके ऊपर एक ब्लैक एटम, इसके ऊपर एक ब्लैक एटम, इसके ऊपर एक ब्लैक एटम, और इसके ऊपर भी एक ब्लैक एटम जोड़ दो। ठीक है, और इन चारों के सेंटर भी तुम मिला दो, तो एक संरचना बन जाएगी स्क्वायर। ठीक है, अब उन चारों को आपस में मिला दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, कैसी संरचना बन गई, ये एक क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब, यानी घन बन गया, घन। और इस घन में जो बीच में जगह बचेगी, ये बीच में जो जगह बचती है वही क्या कहलाती है, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, घनीय वॉइड कहलाएगी। ठीक है, सवाल ये बनता है कि इस घनीय वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो आप ही बता दो भाई। नीचे 4 एटम है, ऊपर 4 एटम है, बीच के अंदर आपने वॉइड रखी है, और उस वॉइड में अगर आप कोई एटम लाके रखोगे तो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 8 के 8 को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 8। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर, तो क्या देखा आपने, वॉइड। वॉइड कितनी होती है, 2 प्रकार की, 2D एंड 3D। 2D में आपने 2 देखी, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय, और दूसरी वर्ग समतलीय। त्रिकोणीय की कोऑर्डिनेशन नंबर 3, वर्ग समतलीय के कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, फिर आपने देखी 3D। 3D के अंदर अष्टफलकीय देखी आपने, अष्टफलकीय कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर से बनती है। ठीक है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और फिर घनीय आपने पढ़ी, क्यूबिकल, 2 स्क्वायर प्लेनर वॉइड एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो कैसी बन जाएगी, क्यूबिकल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये कुछ वॉइड की जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे निबिड़ संकुलन की। ठीक है, बात करते हैं निबिड़ संकुलन की। निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कहते हैं इसको CLOSE, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग नाम में इसकी परिभाषा है, यानी कि अगर आपको कोई ठोस है, उस ठोस के अवयवी कण दे दिए, बोले समतल सतह पर इसके अवयवी कणों को आप अरेंज करो, जमा दो, तो आप क्या करोगे,
कम से कम स्थान में उसको आपको जमाने की कोशिश करनी है। तो जब कम से कम स्थान में हम उसको जमाते हैं तो उसकी जो भी उसकी अरेंजमेंट बनती है उसको हम कहते हैं निबिड़ संकुलन। जैसे मैं बात करूं, ये अपने निबिड़ संकुलन में परिभाषा में आ रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? पास पास। और पैकिंग का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित। यानी कि आपको अवयवी कण दे दिए, समतल सतह पर समान अवयवी कण दे दिए, उनको इस प्रकार से अरेंज करो कि उनके बीच में कम से कम रिक्त स्थान बचे और कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा अवयवी कण एकत्रित हो जाए, ताकि उसका आयतन क्या हो? कम, घनत्व क्या हो? ज्यादा, और स्थायित्व भी क्या हो? ज्यादा। परिभाषा समझ में आई? परिभाषा क्या कह रही है कि समान अवयवी कण, समान अवयवी कण एक समतल सतह पर, एक समतल सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए कि कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा कण समा जाए, ज्यादा से ज्यादा कण समा जाए तथा उनके मध्य रिक्त स्थान यानी कि वॉइड की बात हो रही है, रिक्त स्थान कम से कम हो, उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। कम से कम क्यों होता है? ताकि क्या ताकि घनत्व ज्यादा हो, ताकि घनत्व ज्यादा हो, आयतन क्या हो जाए? आयतन कम हो जाए और स्थायित्व क्या हो जाए? स्थायित्व ज्यादा हो जाए। कोई भी सॉलिड है वो स्थायी होना चाहता है, और स्थायी होने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अवयवी कण एकत्रित हो जाए, ताकि उसका घनत्व ज्यादा हो जाए और उसका स्थायित्व भी ज्यादा हो जाए। तो ये होती है निबिड़ संकुलन की परिभाषा। समान अवयवी कण एक समतल सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित किए जाए कि कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा कण समा जाए तथा उनके मध्य रिक्त स्थान भी कम से कम हो, ताकि घनत्व ज्यादा हो, आयतन कम हो जाए और स्थायित्व भी ज्यादा हो जाए। आयतन कम क्यों होगा? क्योंकि कम स्थान में होंगे, जगह कम घेरेंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर रखोगे आप, और रिक्त स्थान भी कम बचना चाहिए, ठीक है। तो ये तो परिभाषा हो गई निबिड़ संकुलन की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, किस प्रकार के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो समझिए इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। ओके, बात करते हैं इसके टाइप्स की, कितने टाइप के होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय, शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, निबिड़ संकुलन। फिर सेकंड है आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और थर्ड होगा आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। ये 3 प्रकार के निबिड़ संकुलन हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, 1 और 2 ये कंप्लीट होंगे। ये वाला थोड़ा बड़ा है जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हम एक विमीय निबिड़ संकुलन की। एक विमीय के नाम में देखो, एक का मतलब 1, विमीय का मतलब दिशा, या फिर मैं क्या बोल दूं 1D, डी यानी दिशा, दिशा यानी डायरेक्शन। 1D निबिड़ संकुलन को आपने क्या बोला था? क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग। ये क्या हो जाएगा? 2D क्लोज पैकिंग, और ये क्या हो जाएगा? 3D क्लोज पैकिंग, CP, ठीक है। बात करते हैं 1D क्लोज पैकिंग की। 1D क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है?
एग्जाम्पल मैं बार बार फुटबॉल ही लूंगा क्योंकि वो गोल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारे फुटबॉल दे दिए, बोल दिया जाए कि इसको 1D अरेंजमेंट में सेट करो, तो आपको क्या करना है, फुटबॉल लो और उसको एक लाइन में अरेंज कर दो। एक लाइन चलनी चाहिए क्योंकि 1D यानी एक दिशा, एक ही दिशा में आपको लेके चलना है उनको, ठीक है। तो किस प्रकार की अरेंजमेंट बन जाएगी, 1D। जैसे कि ये आपको दे दिया, ये सारे के सारे फुटबॉल है, इनको आप एक ही दिशा में अरेंज कर रहे हो। कौन सी व्यवस्था हो गई, 1D। इधर जा रहे हैं हम, 1D अरेंजमेंट। सवाल क्या आता है 1D अरेंजमेंट से, 1D अरेंजमेंट से सवाल यह आता है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में किसी अवयवी कण की उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। पहले मैंने बता रखा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कोई एटम कितने को टच करता है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में आप देखो, कोई भी एटम उठा लो, जैसे आपने ये वाला एटम उठाया, तो बताओ ये एटम कितने को टच कर रहा है। ये एटम एक तो इसको और एक इसको टच कर रहा है। अगर दो एटम को आप ये टच कर रहा तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर। कुछ महान विभक्ति ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसकी देखो, इसकी आप, ये तो एक को टच कर रहा है, इसकी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहा करो। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप उसको लो ना जो ज्यादा से ज्यादा टच करे, कम वाले को लेते क्यों। जब आपको बोला गया कि किसी भी एटम की, तो किसी भी एटम में आप उसी को लो जहां पे ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी मिले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैक्सिमम 2 मिलेगी। हाँ, अगर सवाल ऐसे आ जाए कि 1D अरेंजमेंट में कॉर्नर मोस्ट एटम, सबसे किनारे पे जो एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तब आपको आंसर देना है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगी। लेकिन किसी भी बोल दे तब आप क्या करोगे, कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहां से, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम कितनी होगी, 2, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट एटम कितनी आएगी, 1। इतना ही पढ़ना है 1D अरेंजमेंट में, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बात करते हैं 2D अरेंजमेंट की। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी 1D से कहां जाएंगे, 2D में। 1D को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। बात करते हैं 2D अरेंजमेंट की। तो 1D तो आपको बनाना ही बनाना, बिना सोचे समझे 1D आप बना दो। ये आपने 1D बना दिया। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है 1D से 2D में जाने की। जब आप 1D से 2D में जाओगे तब देखो क्या करोगे आप, ये 1D है, इससे आप कहां जा रहे हो, 2D में। ध्यान देना भाई, ये तो आप 1D बनाओ फिर से, ठीक है। ये भी आप इधर 1D बनाओ। अब जब 1D से कहां जाओगे, 2D में, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। देखो 1D तो ये दर्शा रहा है, 2D के लिए आप क्या करोगे, इधर जाओ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1D से 2D में जाते टाइम एटम के नीचे एटम रखो, ऐसे, क्लियर। फिर एटम के नीचे एटम रखो, ये चलना चाहिए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो कि 2 एटम के बीच में जो गैप है वहां पे आप 2D वाला एटम रखो, ठीक है। फिर 2 एटम के बीच में आप जो गैप है वहां रखो। इसको आप आगे ले जा सकते हो, ऐसा नहीं हो कि यहीं रोक ले, आप कितना भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो इसको, ठीक है। और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाओ। ये लो, ठीक है, दोनों अरेंजमेंट मैंने बना दी। 1D से कहां गए, 2D में। 2D में जाने के 2 तरीके हैं। 1D की जो रो बनती है, लाइन बनती है, उनके जस्ट नीचे 2D वाले एटम आ जाए, या फिर 1D के जो बन रहे हैं उन 2 एटम के बीच में आप 2D वाला कोई एटम रखो, ठीक है। तब क्या होगा, अब जब मैं बात करूं 2D अरेंजमेंट की, तो मैं 2D में अभी इसकी बात कर रहा हूं या इसकी बात कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों को ही सेपरेट कर दिया गया, इन दोनों को ही अलग अलग नाम दे दिया गया, और उन नाम के आधार पर हमें कॉन्सेप्ट मिला HCP और HCP का। तो बात करते हैं HCP क्या है, HCP क्या है। इस अरेंजमेंट में जब आप गए तब आपने देखा कि इस अरेंजमेंट में वॉइड किस प्रकार की मिल रही है। देखो 4 एटम है, 4 एटम जुड़े हुए हैं,
और बीच में वॉइड आ रही है, और इस प्रकार की वॉइड को हमने क्या नाम दिया था, याद करो। पहला पॉइंट क्या बन रहा है, वॉइड कौन सी है इसके अंदर, इसके अंदर वॉइड है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय अंतराकाशी अवकाश, अंतराकाशी अवकाश है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर आपको कैसे, मैं उधर लिख देता हूं, लिखेंगे नीचे शायद। अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले के अंदर मैं बात की, वॉइड कैसी है, वॉइड है कैसी, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, वर्ग समतलीय है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर देखो हाँ वॉइड कैसी मिल रही है, इस बार आप देख रहे हो 3 एटम के बीच में ये खाली जगह, फिर 3 एटम के बीच में ये खाली जगह, 3 एटम के बीच में ये खाली जगह, इसका मतलब 3 एटम कौन सी वॉइड बनाते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, त्रिकोणीय वॉइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगुलर, या फिर हिंदी में भी ले लो त्रिकोणीय अंतराकाशी अवकाश, यहाँ पे वॉइड। क्लियर, फर्स्ट तो बात हो गई वॉइड की। बताओ वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, अभी हमने बात करी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेनर वॉइड कितनी आई थी, 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड कितनी आई थी, 3, जितने एटम से वो बनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, देखो दोनों अरेंजमेंट में अगर पूछ ले कि बताओ इस फर्स्ट वाले अरेंजमेंट की अगर बात करूं तो किसी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कोई भी एक परमाणु उठा लो जो ज्यादा से ज्यादा अणुओं को टच करे, क्योंकि हमने पहले बात करी ज्यादा से ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी देखनी है। तो अगर यहां मैं बात करूं तो मैंने ये वाला एटम ले लिया, ठीक है। ये एटम देखो 1 2 3 4, 4 एटम को टच कर रहा है, चारों एटम के सेंटर एटम को आप मिला दो, चारों एटम के सेंटर एटम को जब मिलाया तो मुझे क्या मिला, एक वर्गाकार समतलीय स्ट्रक्चर मिली, और इस वर्गाकार के आधार पर ही इसका नाम वर्गाकार निबिड़ संकुलन रखा गया। इंग्लिश में बात करूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में SCP, ध्यान रखना भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। बात करते हैं इसकी, इसमें भी आप कोई एटम ऐसा उठा लो जो मैक्सिमम एटम को टच करे, तो ठीक है। तो यहां पे ये जो है देखो कितना एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 एटम को टच कर रहा है, सबके सेंटर एटम को आप मिला दो, कैसी स्ट्रक्चर मिल रही है आपको, षटकोण मिल रहा है आपको, एक हेक्सागोनल मिल रहा है, तो इस षटकोण के आधार पर इसका नाम षटकोणीय निबिड़ संकुलन रख दिया गया। तो इसकी स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्लियर, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। दो बातें हो गई, 3 बातें हो गई, वॉइड हो गई, वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई, और स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अब मैं बात करूं कि 1D से 2D में गया और 2D में SCP के पास गया था, तो इसके पास क्या, HCP के पास गया तब इसके पास गया, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, एटम के नीचे एटम आ जाए या फिर एटम, 2 एटम के बीच में एटम आ जाए, ये दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनके अरेंजमेंट की। तो आप देखो अगर ये फर्स्ट वाली अरेंजमेंट है, इसको मैं A बोल देता हूं, क्या बोल दूं, A अरेंजमेंट, ठीक है, फर्स्ट वाली अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट। तो सेकंड वाली जो आप लाइन दिख रही है, क्या सेम फर्स्ट वाली जैसी की जैसी है, बिल्कुल है, इसको भी मैं A बोल देता हूँ। थर्ड वाली देखो सेम सेकंड वाली जैसी जैसी है, इसको भी क्या बोल दूं, A बोल देता हूँ। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट के एक और नाम हो गया, क्या है वो, A अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था, A व्यवस्था भी इसको कहते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां आप देखो, इस फर्स्ट वाली को A बोल दूं तो सेकंड वाला इन दोनों के बीच में है, इसको मैं B बोल दूं, लेकिन थर्ड वाला जस्ट A के नीचे आता है, यहाँ पे इन दोनों के सेंटर एक सीध में होते हैं, इसलिए इसको मैं वापस क्या बोल दूं, A। और फोर्थ वाला देखो B के जस्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पे दोनों के सेंटर मिल रहे हैं, इसलिए फोर्थ वाली लाइन को फिर से क्या बोल दूं,
बी, यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, नेक्स्ट क्या आएगा ए, फिर बी, ए बी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, ए बी अरेंजमेंट या फिर व्यवस्था। ठीक है, ये कुछ मोस्ट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा स्थायी व्यवस्था कौन सी होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना स्थायी व्यवस्था वो होती है जहां कम से कम स्थान बचे। ठीक है, रिक्त स्थान बचे ताकि ज्यादा से ज्यादा घनत्व मिले। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर वॉइड बड़ी वॉइड मिल रही है और यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड छोटी वॉइड मिल रही है। वॉइड छोटी होने की वजह से ये वाली जो होती है ज्यादा स्थायी होती है। अब दूसरा रीजन मैं बताऊंगा संकुलन दक्षता से, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है ना, संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना इसके अंदर वॉइड छोटी होती है इसलिए इसकी संकुलन दक्षता ज्यादा होती है और इसकी संकुलन दक्षता कम होती है। अगर संकुलन दक्षता की बात करूं तो इसकी संकुलन दक्षता होती है 78.4%, 78.4%, और इसकी अगर संकुलन दक्षता की बात करूं तो वो होती है आपकी 90.6%। अब ये है क्या प्रतिशत, कहने का मतलब ये है अगर ये वाली अरेंजमेंट है, ये इतना एरिया घेर रही है, तो इस इतने सारे एरिया में खाली जगह भी तो है, तो एटम ने कितना परसेंट रोका है, तो इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर 78.4% एरिया तो इन अवयवी कणों ने रोका है। बाकी कितना बचा, 21.6% वो क्या है, वॉइड है, यानी कि खाली जगह है। बाकी ये बीच में जो खाली जगह बच रही है ना, ये कितनी है, 21.6%। ठीक है, सेम बात यहाँ करूं, 90.6% तो यहाँ पे एटम्स ने रोक रखी है जगह, और बीच में जो वॉइड्स है उनकी जगह कितनी बची है, वो बच गई आपकी 9.4%। ठीक है, हम डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे आया, कितना आया, कैसे निकालते हैं, आप संकुलन दक्षता में पढ़ेंगे। अभी आप इतनी ध्यान रखना कि यहाँ पे 78.4% जो है ये एटम्स ने कितनी जगह रोक रखी है वो है, और जो बाकी बची वो सारी की सारी क्या कहलाती है, 21.6 वॉइड प्रतिशत। ठीक है, वॉइड कितना पाया जाता है, सेम बात इसके लिए। तो दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इस वाली संरचना की, HCP की। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बात करेंगे कि HCP और SCP की संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, HCP और SCP में सवाल पूछ लिया जाए दोनों में अंतर क्या होते हैं, अंतर आपके सामने है। SCP में वॉइड कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, HCP में ट्रायंगुलर वॉइड, वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 3। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।